कृपया मां सरस्वती के समक्ष उपस्थित हो। जैसा कि आप सभी को विदित है, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान से हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर गोविंद सिरसाटे सर के मार्गदर्शन में एवं विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर प्रतिमा बिसेन मैम एवं डॉक्टर योगेश विजयवाल सर के संयोजन में आज दिनांक 2/6/2023 को महाविद्यालय के वर्चुअल कक्ष में हमने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफलता हासिल करने वाली आज की हमारी बालाघाट की गौरव सुश्री पल्लवी विजयवंशी जी का स्वागत समारोह रखा है। मैं आगंतुक सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान करें। प्लीज मैम सिंह मैम खानोलकर सर, मैं महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों से भी निवेदन करती हूँ कि वे आए और मंच पर अपना स्थान प्राप्त करें। डॉक्टर सोहनलाल त्रिवेदी जी के शब्दों में से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं आज के हमारे बालाघाट की गौरव पल्लवी विजयवंशी पर ईमानदारी से सिविल सेवा परीक्षा 2022 की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया और हमारे न सिर्फ अपने परिवार का अपितु हमारे संपूर्ण बालाघाट एवं मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। हम महाविद्यालय परिवार की ओर से हमारे महाविद्यालय की जनता अधिकारी अध्यक्ष हमारी आदरणीय मौसम दीदी श्री भूपेंद्र सुहागपुरे जी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री संजय मिश्रा जी जिला उपाध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि, श्री सुनील वर्मा जी पार्षद अध्यक्ष हमारी मौसम दीदी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। ओके जी बिल्कुल, मैं हमारी मौसम दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ मोमेंटो सर एवं श्रीफल देकर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। ये दीदी का बड़प्पन है कि उन्होंने पल्लवी को आज इसके स्थान पर सम्मानित किया। मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारी परम आदरणीय मौसम दीदी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रतिमा बिसेन मैम से निवेदन करूंगी कि वे आए और पल्लवी की माता की श्रीमती हेमलता विजयवंशी जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें।
डॉक्टर महाविद्यालय के डॉक्टर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर योगेश विजयवार सर से निवेदन करती हूँ कि वे पल्लवी के पिताजी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैं महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर संजय बिसेन जी सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे संजय खंडेलवाल जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर काकुलकर सर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करती हूँ प्रवीण कौशली सर से कि प्लीज वे कातिलकर सर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे बीच हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर उषा सिंह मैम उपस्थित हैं। विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र में प्रतिमा बिसेन मैम से निवेदन करती हूँ कि वे मैम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। करना है वर्मा जी पार्षद प्रतिनिधि से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमारी आज की बालाघाट की गौरव पल्लवी विजयवंशी जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र भैया से निवेदन करती हूँ कि वे आए और पल्लवी जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ। मैं हमारे संजय मिश्रा जी जिला उपाध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और पल्लवी विजयवंशी जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को यहाँ समाप्त करते हुए अब मैं हमारे महाविद्यालय की जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हमारी मौसम दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और अपने चंद शब्दों से हमें अनवरत करें। शासकीय जटाशंकर महाविद्यालय में आज एक विशेष अवसर जो बालाघाट के अनेक अध्ययनरत नौजवानों के लिए प्रेरणा और जितने भी हमारे बालाघाट वासी हैं उनके लिए नया गौरव और सम्मान जिन्होंने दिया है, ऐसी हमारी बहन पल्लवी विजयवंशी जी, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका मुझे जब आज आदरणीय गोविंद सरसाटे सर ने बताया कि आज एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर है और उस शॉर्ट ड्यूरेशन के बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे के नवनियुक्त जिले के अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, जिले के उपाध्यक्ष द्वय हमारे आदरणीय संजय भैया, संजय मिश्रा जी, संजय खंडेलवाल जी, युवा मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सुहागपुरे जी, आदरणीय सुशील भैया और हम सब
जिनका सम्मान कर रहे हैं, उनके आदरणीय पिताजी परम सम्मानित छविलाल जी विजयवंशी, माताजी हेमलता जी विजयवंशी, उनके लिए भी दोनों माता पिता के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि आज आदरणीय अंकल और आंटी को उस गर्व की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि एक बात हमेशा कही जाती है कि नाम खुद से अगर पहचान होती है तो सम्मान होता है, लेकिन अगर बच्चों के नाम से किसी माता पिता का सम्मान होता है तो उस गर्व और उस आत्मिक संतुष्टि को कोई माता पिता ही समझ सकते हैं। और ये अवसर हमारी बहन ने दिया है। अभी आदरणीय प्रिंसिपल सर बता रहे थे, मैं भी इस बात को जानती हूँ कि शिक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता हमारे जिले में है, लेकिन जब अन्य तैयारियों की बात होती है, संसाधनों के कई अभाव होते हैं, लेकिन एक कहा जाता है ना कि प्रतिभाएं किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती, और where there is a will there is a way। ऐसी ही कुछ कहानी हमारी बहन पल्लवी की है कि जिन्होंने लांजी में अपनी प्राइमरी एजुकेशन करके नवोदय से पढ़ाई करी, जो अपनी सारी शैक्षणिक अपनी सारी जर्नी के बारे में शून्य से लेकर आज जिस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है, और अभी भी मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि हर भारतवासी के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में और इस राष्ट्र की सेवा करना चाहते, प्रमुखता से अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ये एक ऐसा ड्रीम है जो हर कोई देखता है। एक अपने आप में फक्र होता है कि वी आर इन यूपीएससी, वी आर इन सिविल सर्विसेज। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी हमेशा कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और इतनी बड़ी लाखों की संख्या में, बिकॉज मैं जानती हूँ, मेरा भी एक हमेशा से ड्रीम हुआ करता था। आई ऑलवेज यूज्ड टू से ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम कि आई गो इनटू सिविल सर्विसेज, आइदर सिविल सर्विसेज और फॉलो माय फादर्स फुटप्रिंट। बट जहाँ डेस्टिनी होती है, 2003 I did my engineering, and after engineering I was in Delhi. I was preparing for civil services, but then I got severe health trouble, and that too incurable disease and unknown reason for it, ITP. And उस समय फिर I gave up all my preparation and all, और मेरा पूरा लाइफ डाइवर्ट हो गया कि कैसे how to survive, because अपने आप को जिंदा रखना was the biggest challenge before me, और for that I really struggled hard। और एकदम से फिर अपनी जो एक स्टूडेंट लाइफ, बोर्डिंग का कल्चर और सारी चीजों को छोड़कर मैं भी योग, अध्यात्म और भारतीय जीवन शैली में कन्वर्ट होकर आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ। लेकिन मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस नेशन, फॉर द पीपल ऑफ दिस नेशन। तो शायद गॉड ने मेरी सुन ली, इसीलिए आई कुड रिकवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, फ्रॉम दैट सीवियर हेल्थ डिसऑर्डर। And now I am following my father's footprint, and I am into politics. और that too एक ऐसा राजनीतिक दल that is not working, कि वो सिर्फ राज्य सत्ता हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहा है। हमारा राजनीतिक दल राष्ट्र की सेवा के लिए काम कर रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हो। और अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मेधावी छात्र छात्राओं को भोपाल की धरती पर अपने सीएम हाउस में बुलाया, श्यामला हिल्स में, और सबका कार्यक्रम किया। हमारी बहन पल्लवी भी उसमें शामिल हुई। और ऐसा अवसर और प्रेरणा सरकार तो कर रही है, माता पिता का जो योगदान रहता है वो तो किसी कर्ज इस जन्म में हम चुका ही नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमने ठान लिया, और खासतौर पर पल्लवी बहन के विषय में तो ये बात आती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आज हमारी बहन की मेहनत, जो लंबे अरसे की मेहनत, सफलता के रूप में पूरे बालाघाट का गौरव बनी है। और मैं जानती हूँ कि वो और अच्छा करना चाहती है, और इसीलिए हमारी ओर से, मेरे पूरे परिवार, मेरी माता, मेरे पिता श्री गौरी शंकर जी बिसेन की ओर से, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और पूरे बालाघाट की ओर से मैं पल्लवी को और भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ
कि आप और ऊंचाइयों को पाएं और अच्छा आगे करें और इसी प्रकार पूरे बालाघाट के लिए प्रेरणा बने। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक और पल्लवी बहन को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चूंकि आज हमको उन्हें सुनना है, मैं जरूर आपके बीच से चली जाऊंगी क्योंकि मेरी कुछ दूसरी मीटिंग्स हैं, लेकिन आप लोग जरूर उनके अनुभव को सुने। यही प्रेरणा होती है स्कूल टाइम में जब कोई आके अपना एक्सपीरियंस बताता है और इस डायस पर खड़े होकर शेयरिंग एन एक्सपीरियंस, ये भी एक अपने आप में अनमोल है जो हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता। और अगर आप यहाँ बैठे तो मैं कह सकती हूँ कि जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए बैठे। तो हम सब की ओर से बहन पल्लवी को बहुत सारी बधाइयां भी, बहुत सारी शुभकामनाएं भी, और आप ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करें और पूरे बालाघाट के लिए प्रेरणा बने। मैं कॉलेज स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे दोनों भैया बैठे, अमन भाई बैठे, प्रतिमा दीदी, सारे सर लोग, सभी लोग को बहुत सारी साधुवाद कि उन्होंने विवेकानंद करियर गाइडेंस के माध्यम से हमेशा से जैसा करते हैं बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में आज उनका लेक्चर रखा है। मैं सभी को, पूरे स्टाफ को, सबको बहुत सारी बधाई और इसी प्रकार हम सब अच्छा करते रहेंगे और आने वाले समय में पल्लवी से प्रेरणा लेकर और भी हमारे बच्चे अच्छा करें, सिविल सर्विसेज में अच्छा करें और बालाघाट का नाम रोशन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय सत्यनारायण जी, जिलाध्यक्ष भाजपा जी से निवेदन करती हूँ कि वे चंद शब्दों से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें अनुग्रहित करें। कहा जाता है कि कोई भी विषय हो, जब तक उसका हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे खेल में कहा जाता है खेल में प्लेटफॉर्म मिले, खेल तो आता है, सभी खेल सकते हैं, पर उन्हें जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें अपनी जरूरत दिखाने का मौका मिलता है, जब भी आगे बढ़ते हैं। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना बालाघाट में जो जागृति आ रही है, बच्चों में भावना बढ़ रही है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि जिले से ऐसे निकल के आ रहे हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं और बच्चों में भावना प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी कुछ बन सकते हैं। उसी की कड़ी में जो कभी छोटे भाई पल्लवी जिन्होंने यूपीएससी में अपना जल दिखाया और आज वो हमारे बीच में एक हमारे आगे वाले की कड़ी बच्चों को अपना उचित या सर्वोच्च ऐसा मार्गदर्शन जो उन्होंने आगे अपने समय से जो किया है, इसकी तैयारी की है, तो उसे आपके बीच रखेगी। आपने बच्चों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि हमें उन्हें सुनना चाहिए और उन्होंने जिस तरह लगन से इस मुकाम को हासिल करने में अपना समय दिया, आप लोगों का यहाँ जितने सारे बच्चे बैठे हैं उन्हें सुनेंगे और उसी राह पर चल के आप अपना भविष्य आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार और मध्य प्रदेश के पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पल्लवी को बधाई देता हूँ और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सत्यनारायण जी। आपके सब निसंदेह हमारे छात्रों के लिए, हम सभी के लिए मार्गदर्शन करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे। इसके बाद मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिंह साठे सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और पल्लवी के बारे में संक्षिप्त विवरण देकर हमारे महाविद्यालय की छात्र छात्रा एवं हम सभी को पल्लवी से परिचित करवाएं। एक सूचना मैं कहते कहते भूल गई, कुछ और दिमाग में आ गया था। कल हम सब के द्वारा, मेरे पिता श्री गौरी शंकर जी बिसेठ के द्वारा बालाघाट के जितने भी मेधावी बच्चे हैं और उनके सारे पेरेंट्स के साथ घर पर एक सम्मान समारोह किया गया है। मैं पल्लवी से, आदरणीय अंकल आंटी दोनों से कहना चाहूंगी कि आप सब उसमें जरूर पधारें शाम को 7 बजे।
अतिथियों को नीचे छोड़ने गए हैं, तो 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। फिर उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ और उन्होंने 1 साल जॉब करी फिन IQ प्राइवेट कंसल्टेंसी लिमिटेड इन पुणे। फिर जॉब छोड़ा और वो दिल्ली चली गई और आगे की कहानी फिर वे खुद ही बताएंगी अपने खुद से। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी और ये इनका छठा प्रयास। छठा प्रयास सुनकर थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है, बहुत ही, और जिसमें सब्र होता है, इत्मीनान होता है, वही इस परीक्षा को पास कर पाता है। और इस सब्र के लिए मैं पल्लवी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक जानकारी ये भी कि पल्लवी नवोदय विद्यालय वाराणसी में मेरी जूनियर रही हैं। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, और अभी जब मैं उसे यहाँ देख रही हूँ तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। लास्ट ईयर विनीत आए थे, विनीत बंसोड़, वो भी जूनियर रहे थे नवोदय विद्यालय वाराणसी से। विनीत आई गेस पल्लवी से भी जूनियर थे और अभी पल्लवी हैं 2010 बैच पास आउट है नवोदय से, राइट? एंड आई वाज इन 2007 बैच पास। विलंब है तो मैं पल्लवी के पिताजी से निवेदन करती हूँ कि सर प्लीज आइए और हमारे बच्चों को वो चीज आपने पल्लवी की तैयारी के दौरान उसके बच्चों को दिया। मैं अभी तो पल्लवी के पिताजी से सुन लेते हैं। ये प्राचार्य हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल स्वारीपुर में, वे पदस्थ हैं और एक प्राचार्य के रूप में और एक पिता के रूप में भूमिका की ने सिविल सेवा परीक्षा में विनिश्चित बनाया। आप अब प्लीज हमसे शेयर कीजिए। उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगी कि वे भी बच्चों को शब्दों से संबोधित करें। कि हमारे जिले की मुखिया पल्लवी ने यूपीएससी में चयनित होकर हमारे जिले का नाम रोशन किया है। मैं हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहन पल्लवी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पल्लवी को अपना आइकॉन मानकर आज से ही हम भी प्रण करें कि हम भी आने वाले समय में एक न एक दिन आज जिस जगह पर पल्लवी है उस जगह पर जाने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। हम जब इस कॉलेज में पढ़ा करते थे तब साधनों का बड़ा ही अभाव था। आजकल तो बहुत सारी कोचिंगें भी खुल गई है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इतनी कोचिंगों का साधन भी नहीं था। कई लोग जो अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे लेकिन बाहर जा न पाने के कारण, सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो यहीं पर रह गए। जिस जगह पर पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज के समय में कई सारे साधन संसाधन उपलब्ध है लेकिन हम बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो कई सारी ऑनलाइन क्लासेस भी कोचिंग वाले उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से हम अच्छी पढ़ाई करके चयनित होकर अपना और अपने परिवार अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी एक दिन यूपीएससी पीएससी की परीक्षा
मिलकर हमारे इस कॉलेज का और हमारे जिले का नाम गौरवान्वित करेंगे और बैंक पल्लवी और उनके परिवार जनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी वजह से हमारा जिला आज इस गौरव के क्षण को महसूस कर रहा है। आगे भी आप ऐसे कार्य करेंगे कि जिससे हमारे जिले का नाम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में रोशन हो सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आज की हमारी बालाघाट की गौरव पल्लवी विजयवंशी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से, अपने शब्दों से, अपने अनुभव से और जो जर्नी उन्होंने पूरे अपने अटेंड्स में करी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी, कोचिंग ली, सब कुछ जो भी वो आज हमारे बीच हमारे बच्चों को संदेश दे सकती हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने अनुभव साझा करें जिससे हमारे बच्चों का मार्गदर्शन हो सके और वे मोटिवेट हो सके। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर और प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो यूपीएससी की जर्नी थी मेरी काफ़ी लंबी जर्नी थी। पर इस जर्नी की शुरुआत मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तब मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हमेशा स्टार्टिंग में वो हमें 4 बजे उठाते थे, तब तो हमें पता नहीं कि जल्दी उठा के क्या करवाना चाहते हैं। बट उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तब हमें समझ में आया कि लाइफ में डिसिप्लिन होना कितना ज़्यादा जरूरी है। मेरे पापा हमेशा एक चीज बोला करते थे, करत करत अभ्यास से गणपति हो सुजान, दसरी आवत जात है सिर पर करत निशान। तो पापा ने हमेशा कहा है कि जब भी आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकें, जितना ज़्यादा लगन से मेहनत करें, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करें, उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आप जो भी मुकाम पाना चाहते हैं आप वो सब मुकाम पा लेंगे। मैं आपको 5th का एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरी हिंदी की एक फ्रेंड थी, मॉडल हो गया था, तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता था कि वाह दीदी कुछ अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा की। उस टाइम के लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तब मैंने माना था कि मैं भी नवोदय एग्ज़ाम पास करके नवोदय जाऊँगी और मैंने वही किया और मैं नवोदय। फिर नवोदय में 6th क्लास में जो भी टेस्ट वगैरह होते थे, जो भी रिजल्ट वगैरह आते थे, स्टेज पे बुलाकर हमें सम्मानित किया जाता था। तब मुझे लगा कितनी बड़ी बात है, जब बाकी लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जो मेरे साथ पढ़ने वाले ही बच्चे फर्स्ट रैंक लाके सीट लेकर आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी करूँ। फिर उसकी पढ़ाई पर बहुत फोकस किया और मैं भी टॉप करने लगी। उसके बाद मैंने देखा कि बास्केटबॉल में खेलने पर अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे जाने मिलता है। मेरे काफ़ी सीनियर्स थे जो नेशनल वगैरह खेलते थे, तो उससे मुझे उसमें भी इंटरेस्ट जागा कि मैं क्यों ना बास्केटबॉल भी खेलूँ। और मैंने बास्केटबॉल भी खेला, पूरी लगन से खेला और मैंने 2 बार नेशनल्स में भी रिप्रेजेंट किया। ये सब बताकर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे पहले से पता था कि मुझे ये करना है या वो करना है। जो कुछ भी मैंने लोगों को करते हुए मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा काम है, इसको करने से मुझे खुशी मिलेगी, गर्वान्वित महसूस करेंगे, तो क्यों ना मैं भी करूँ। और यही करते करते मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने जेईई की प्रिपरेशन की और फिर मैं एनआईटी कॉलेज में चली गई। मुझे याद है जो मेरे शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, स्पेशली टीचर्स थे वहाँ पर, गीतिका शर्मा मैम थी, संजय मिश्रा सर थे, गौरे सर थे, सीमा सिंह मैम थी, काफ़ी सारे सर थे जो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि आप अच्छा कीजिए। संजय शर्मा सर काफ़ी चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े, सिविल सर्विसेज में अच्छा काम करें। तब मैंने इतना नहीं सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। मैं मैथ्स में अच्छी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बीटेक कर लिया जाए।
मैंने बीटेक किया, फिर उसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट से जॉब की थी। जॉब करते करते मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे सोशल सर्विस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी कि मुझे जो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी मैं वो गाँव के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कई सारे बच्चों को भी बनी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवाऊँ। मेरे पापा शिक्षा विभाग में हैं, तो उनके स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में तो काफ़ी ठीक है, पर उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती समय पे, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम ऐसी सुविधाएं, ऐसे अवसर उपलब्ध करवाएं कि वो सारे बच्चे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आए या शहरी क्षेत्र से आए, वो कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझे और आगे बढ़े। BNIT के बाद फिर मैंने UPSC की प्रिपरेशन शुरू की। स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में मेरा स्ट्रेटेजी सही नहीं थी और मेरा प्रीलिम्स से निकल रहा था और मैंने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया था कि कहाँ गलती हो रही है। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी, मुझे अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए था तभी, और मुझे थोड़ा टाइम लग गया उसमें। फिर उसके बाद मैंने मेंस लिखा और लास्ट ईयर मैंने सिविल्स का भी इंटरव्यू दिया था और फॉरेस्ट एग्जाम का भी इंटरव्यू दिया था। मैं काफ़ी होपफुल थी कि मेरा दोनों में से किसी एक में तो हो ही जाना चाहिए, पर कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, कुछ लक फैक्टर भी होता है और मेरा नहीं हुआ था। पिछले साल मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि मैं सोची कि शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए, बट फिर मेरे पेरेंट्स थे, काफ़ी सपोर्ट किए। उन्होंने कहा कि एक बार क्यों ना, यहाँ तक पहुँच गया है तो क्यों ना एक बार प्रयास करके सफलता हासिल कर दी जाए। तो मैंने एक बार फिर से प्रयास किया और आज मेरा UPSC में सिलेक्शन हो गया है। बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप काम करेंगे, अगर आप पूरी लगन से करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ अपना तपस्या किया होगा कि मुझे ये करना है या जो भी करना है, तो मैं एक कहना चाहूँगी, अब जो भी करना चाहते हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं, अब एक बार सोच लीजिए कि वो है क्या। जैसे कि आप MPPSC करना चाहते हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं या फिर बैंक की एग्जाम ही क्यों ना हो, तो आप एक बार देख लीजिए कि उसका कोर्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है, सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या करना होगा। इतने सारे लोग सिलेक्टेड हैं, बालाघाट अब इन सब चीज़ों में पीछे नहीं रहा है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई सिलेक्टेड है ही यहाँ पे। तो जो ये विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना है, इसका आप भरपूर फायदा उठाइए, उन लोगों से मिलिए और साथ में पूछते जाइए कि क्या करना होगा, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। आप उन्हें परेशान कर दीजिए, पर आपका जो नॉलेज है, आपका जो वैल्यू है, वो सॉल्व होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। एक एक साल जिंदगी बहुत मायने रखते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप पहले और दूसरे प्रयास में सफल। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान मत दीजिए, अपना जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप इसके लिए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जो करना चाहें, पर एक आप बैलेंस रखिए पढ़ाई और इसके साथ साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते हमारी तबीयत खराब हो जाती है और वो सब चीज़ें फिर हमारे हाथ में नहीं रहती और उसके कारण हमारा पूरा साथ निकल जाता है। तो आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें गौरवान्वित करिए। आप मेरे पेरेंट्स को देखिए, आज मैंने जो सफलता हासिल की है, इनका श्रेय इन्हीं को जाता है और वो स्टेज पे बैठ के इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि बच्चों, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए यही गर्व महसूस करें और आप अच्छे से आगे बढ़ें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी प्रयास करना है अच्छे से करिए और आपको किसी भी सहायता की जरूरत पड़ती है तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। और अगर आपको
यदि कोई क्वेश्चन होगा तो प्रोग्राम के बाद मैं यहीं रहूंगी, आप आके मुझसे मिलिए और आपको जो भी जानना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप यहीं करें। थैंक यू पल्लवी। आज आप जिस मुकाम पर हैं आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। हर एक शब्द में वजन है क्योंकि वो कर दिखाया है जो वो कह रही है। ठीक है, तो इसके पश्चात मैं उनके पिताजी श्री छबिलाल विजयवंशी जी से निवेदन करती हूँ कि वे पल्लवी के साथ जो जर्नी आपने दी है, क्योंकि लंबा समय था, सब्र की बहुत आवश्यकता होती है, पेरेंट्स बहुत प्रेशर करते हैं, तो वो प्रेशर आपने नहीं दिया है, जैसा मैं पर्सनली भी जानती हूँ। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी जर्नी मुझसे साझा करें। यूपीएससी परीक्षा 2022 में चयनित मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से कुमारी पल्लवी विजयवंशी का कॉलेज शासकीय जटाशंकर विद्यालय बालाघाट द्वारा स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर त्रिसाठी और सभी प्राध्यापक तथा यहाँ उपस्थित महाविद्यालय के प्रिय छात्र हैं और अन्य जो उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी के लिए ये मैं कहना चाहूँगा, आपने यहाँ बोलने का मौका दिया है और यह मौका मेरी बेटी के कारण मुझे प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके बीच अपने महाविद्यालय प्राचार्य के बीच और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता है जिला स्तर पर अभी आपके सामने उपस्थित हुए थे, पार्टी कार्यकर्ता और विद्यालय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय मौसम दीदी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, उनके बीच में आपने मुझे सम्मान दिए। आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी इसी महाविद्यालय में पढ़ाई किया हूँ। आप जिस महाविद्यालय में पढ़ाई की है, मैं भी इस महाविद्यालय में पढ़ाई किया हूँ। साथ ही साथ मेरी पत्नी भी इस महाविद्यालय में रेगुलर रूप से पढ़ाई की है। ये जो कमरा जो अभी यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है, उस समय ये पुस्तकालय का कमरा था, लाइब्रेरी। और इस कॉलेज में लगभग मुझे आने के लिए यहाँ करीब 5 साल तो हो गए, नहीं पहुंचा। अब विशेष कार्य भी नहीं पड़ता मुझे, इसलिए आना पड़ा। मैं ये बताना चाहूंगा, और आपका ज्यादा समय भी नहीं होगा, 60 मिनट, कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज है। आपने जिसमें से भी चयन किया है, अच्छा, इसमें आप अपने मन में ये न बैठाइए कि मुझे MBBS करने जाना था, IIT करने जाना था, पॉली कॉलेज पॉलिटेक्निक करने जाना था या अन्य जगह जाना था। ये आप
मन से अपने हटा दीजिए। और मन से हटाने के पश्चात आप अभी आपके पास यदि लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, तो अभी भी आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं कि अपने को क्या करना, और आप लक्ष्य बनाकर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ और साथ ही साथ कड़ी मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। अपने परिवार के साथ आपको समन्वय बनाना अति जरूरी है, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, एक बार में सफलता नहीं मिलती, बार बार प्रयास करते रहिए। एक दो बार असफलता मिलने पर हम अपने हार जाते हैं, मन से हार जाते हैं। हारना नहीं, चिंतन करना है और फिर से जागना है और आगे बढ़ना है। और यदि हम हार जाते हैं, आप में वो एनर्जी है, आप सब कुछ कर सकते, आप अपना लक्ष्य बनाइए। और यदि हारते हैं तो आप अपने को ऐसा नहीं समझिए कि मुझे मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा गुरु क्या कहेगा। ये भी आप अपने मन से निकाल दीजिएगा, तभी आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरी बिटिया को मैंने जैसे प्राचार्य हाई स्कूल में मैंने अपने शिक्षा प्राप्त की, MSc भौतिक विशेष साइंस कॉलेज रायपुर, BSc की शिक्षा इसी कॉलेज से मैंने प्राप्त की। अपने जैसे मैं जो सोचा था मैं नहीं बन पाया, लेकिन अपने बच्चे बिटिया बनाना चाहता हूँ। उसमें एक गुण देखा गया, मेरे द्वारा परखा गया और उसको मैंने पूरा प्रयास किया है। नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, वहाँ सफलता, वहाँ पर भी उन्होंने अपना नाम रोशन किए, प्रथम स्थान प्राप्त किए। सफलता को देखते हुए मैं भी और प्रयास करते रहा। कॉलेज में सफलता, VNIT कॉलेज नागपुर से उन्होंने बीटेक प्राप्त किया, वहाँ पर भी उन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया और नेशनल भी खेला है। नवोदय विद्यालय में भी अनेकों सेमिनार अटेंड किए, 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। इस तरह से वो अपने निरंतर प्रयास करते रहे। चौथी बार स्टेप बाय स्टेप वो UPSC की परीक्षा स्टेप बाय स्टेप प्रतिवर्ष पास करते गई और अंत में उसे 34 साल सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यदि मैं उसको साहस नहीं बढ़ाता तो मेरी बिटिया आपके सामने इस प्रकार से सम्मानित नहीं हो। आप में भी वो सभी शक्ति है, बशर्ते आप अपनी शक्ति को पहचाने और पहचान कर आगे बढ़े। साथ ही साथ आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने को जो प्राप्त करना है लक्ष्य, इसके लिए आपको खेल कूद भी करना अति आवश्यक है, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। तभी आपका मस्तिष्क, आपकी मानसिकता स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ मस्तिष्क में ही बुद्धि का विकास होता है। इसी वाणी के पश्चात मैं
धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने इतने अच्छे शब्दों में हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। एक जर्नी जो पल्लवी ने जी है उसमें आपका भी योगदान रहा और ये आपने हमसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं पल्लवी की माता जी को से निवेदन करती हूँ कि वे कुछ सब कहें और बताएं कि उन्होंने इस जर्नी को कैसे जिया। मैं सबसे पहले इस महाविद्यालय का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं इस महाविद्यालय में पढ़ती थी, तब आप लोगों की जगह बैठती थी और आज बेटी के कारण मैं इस जगह पे बैठी हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य सर जी, विजयवाड़ सर जी और समस्त स्टाफ मैडम, और समस्त अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी बेटी को इतना सम्मान दिया, इतना ऊर्जा दी, गौरव दिया। इसके लिए मैं पुनः दिल से आप लोगों का आभार करती हूँ। मैं इस संघर्ष, इस बेटी की, पल्लवी बेटी के संघर्ष की घड़ी में मैं, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार सभी ने उसे साथ दिया, हौसला बनाए रखा। जैसे हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा ओरा बनती है जिससे हमें शक्ति मिलती है, वैसी ही शक्ति मेरे पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने पल्लवी को दिया और उसे उड़ने की, उड़ान भरने की शक्ति दी और आज वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो गई है। हम यही नहीं रुकते। पल्लवी बेटी अभी इस लक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, फिर से पुनः प्रयास में लग गई है। ये उसकी जिद है कि मुझे कुछ करना है। बचपन से ही उसमें बहुत बड़ा हौसला था मेरा। मैं पल्लवी छोटी थी, मैं शुरू में ब्यूटिशियन थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, मेहंदी पेंटिंग क्लासेस चलाती थी। तब बेटी के जीवन KG2 में थी, तब से इसमें इतनी लगन थी कि मेरे ही जगह ये मास्टर बन के स्टूडेंट को ट्रेनिंग देती थी। पल्लवी पेंटिंग में भी बहुत आगे है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, हर क्षेत्र में आगे है। इसके लिए मैं अपनी बेटी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मेरी शान है और आप बेटियाँ भी, बेटे भी यहाँ बैठे हैं, आप भी किसी माँ बाप के गौरव और शान है। उस शान और गौरव को आप बरकरार रखिए और अपने माता पिता का स्तर ऊंचा रखिए, अपना कुल का गौरव बढ़ाइए। मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि मेरी बेटी ने बहुत संघर्ष किया, उसके साथ पूरे परिवार ने संघर्ष किया। मेरे दोनों भाई नरेंद्र दुआरे और नरेश दुआरे, उनने भी इसको संघर्ष की घड़ी में बहुत साथ दिया, हौसला बढ़ाया। मेरे पापा, चाचा और मेरे ससुराल से बड़े भाई साहब, सभी लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया पल्लवी का। इसी तरह हम भी अपने रिश्तेदार, पड़ोसी सबका हौसला बढ़ाएं और आगे बढ़े। पल्लवी में एक खासियत है कि वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती और मैं हलाली नहीं करती, समय पे हर काम व्यवस्थित रूप से कर लेती है, इसलिए वो सक्सेस हुई है। इसलिए प्यारे बच्चों, समय की कदर कीजिए। समय आपको आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएगा। आप समय को पकड़िए, समय से ज्यादा अपने आप को, स्वयं को पकड़िए कि हमें कैसा उत्साहित, ऊर्जावान रहना है, हमें स्वस्थ भी रहना है साथ में। तो इससे जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम ऊंचाई को नहीं छू सकते। हमें मानसिक रूप से परिपक्व होना है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी इस दुनिया में नहीं है कि हम नहीं कर सकते
सके। हमें उस ईश्वर ने इतनी ताकत दी है, हमने इतनी संपूर्णता दी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, एक हौसला बनाइए और ऊंची उड़ान भरिए। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने देखिए जरूर, पर उसे सच कीजिए, और वो ताकत हम में है, हमारे अंदर छिपी हुई है। उस ताकत को हमें मजबूत बनाना है। तो मेरी पल्लवी बेटी ने आपको जो बताया, मेरे मिस्टर ने भी बताया आपको, उससे भी ज्यादा मैं पल्लवी पे गर्व करती हूँ कि जो हमने उसकी तारीफ की उससे भी 10 कदम वो आगे है। यहाँ तक कि पल्लवी ने मुझे आगे लाने में मेरा भी हौसला बढ़ाया है, और उसी के कारण मैं आज हर मंच पे तैयार रहती हूँ। मैं राज्यानंद संस्थान विभाग से भी हूँ, और पल्लवी हर जगह मुझे मेरे परिवार का हौसला बढ़ाती है। इसलिए पल्लवी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उसने आज मेरे परिवार की, मेरे समाज की, बालाघाट जिले की शान रखी है, गौरव बढ़ाया है। और मैं आप सभी लोगों का पुनः दिल से आभार करती हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी। आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने शब्दों को अपने उद्बोधन में पिरोया और पल्लवी की विशेषताएं बताई। आंटी से मैं बहुत पहले से परिचित हूँ, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा था क्योंकि नवोदय में हर रोज संडे को हमसे मिलने आते हमारे पेरेंट्स। तो मैं देखती थी कि वो पापा का तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन आंटी हमेशा आती थी, बड़ी खूबसूरत थी। आंटी देखे ऐसी मन को सुकून मिलता है, उनकी मम्मी की भी याद आती थी। तो इसके बाद बहुत ही संवेदनशील एक चीज कहती हूँ कि नाना जी की उपस्थिति जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको अचीव करते हुए देखते हैं तो वो उनके आनंद की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पल्लवी के नाना जी यहाँ उपस्थित हैं और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर योगेश विजयवाल सर से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ से पल्लवी के नाना जी का स्वागत करें। और साथ ही मैं नाना जी से निवेदन करती हूँ कि वे भी चंद शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। प्राचार्य महोदय एवं पृथक स्टाफ, इस महाविद्यालय के स्टूडेंट्स को इस प्रति समारोह में उपस्थित रहने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारी विद्या पल्लवी इसका नाम घर का खुशबू है। इसमें वो खुशबू चारों जिलों में अंडा पदार्थ सिंधी छिंदवाड़ा का चारों जिलों में मिलकर एक छोटे ऐसा नाम रोशन किया है कि ऐसे खुशबू है कि हमारा नाम इतना रोशन हो गया कि हम अपने आप में संभाल नहीं सकते हैं। थैंक यू। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सब सुनकर। आप काफी यंग है तो मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र बता दीजिए। उम्र नहीं, मुझे काफी का डर बोले कि उनको डर लग रहा है कि कहीं उनकी भी फिर उम्र में पूछ ली जाए। कोई बात नहीं बताइए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जो बहुत ही हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो आपको पल्लवी से कोई भी क्वेश्चन पूछना है अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो शी इज अवेलेबल फॉर यू। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। ओके, वन बाय वन raise your hand first and pass the mic. Okay, I will not be there. You can pass the mic. Good afternoon, ma'am. My name is Manoj Dubey. I am a student of MSc Botany final year. Ma'am, first of all, very congratulations for your grand success. My question is how to manage patients at various levels during the profession of civil service examination, because it is a very exhausting subject. Are you talking about patients? Sorry, is it patients? Patients various levels.
योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि जर्नी में काफ़ी टाइम ऐसा आएगा कि आप चाहें कि आप छोड़ दें, पर अगर आप नैतिक मेडिटेशन कर लें तो अपने माइंड को आप काम कर सकेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं बस यही कहूँगी। और अगर आप जब भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि जो टॉपर्स की टॉक होती है उन्हें सुनिए। जोश टॉक्स है, काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब में, अगर आप उनको अच्छे से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो इससे गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम्स उनके साथ भी थी, लोगों ने भी कई सारे प्रॉब्लम फेस किया है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली सपोर्ट हो या कुछ भी हो। आज जो इंडिया हाथ की बराबर नहीं होती, तो हर किसी की स्थितियाँ भी सेम नहीं होती है। हर कोई प्रिपरेशन में सबका अपना स्ट्रगल होता है। बस मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेटेड फील करिए और मेडिटेशन वगैरह तो कि आप अच्छे से मतलब आपकी इसमें पॉजिटिव है और आप काफ़ी लंबे समय तक भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और कहूँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि बालाघाट के बच्चों में हिंसा की भावना बहुत रहती है। वो बहुत झिझक महसूस करते हैं कि क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं, कि नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए। अरे देखिए, आप ये तो जिंदगी का शुरुआती पड़ाव है। अगर अभी आप सोचने लगे आज कैसे बढ़ पाएंगे तो आप ज़्यादा मत सोचिए। यहाँ पे जो बैठे हैं सब आपके जैसे ही लोग हैं, कोई आपको जज नहीं करेंगे। आप कहीं से भी आए हो, किसी भी स्तर पे हो, आप फ्यूचर में क्या बनते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं। तो अभी से वो हिंसा की भावना मत रखिए। जो भी क्वेश्चन है खुलकर पूछिए, ज़्यादा मत सोचिए। गुड आफ्टरनून मैम। डॉक्टर मैम, आपने कोचिंग कहाँ से की है, आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी तैयारी में क्या कमी थी जिस वजह से आपको इतना समय लग गया, इस बारे में आप बताइए। मैंने कोचिंग बाजीराम गढ़ी से किया था दिल्ली में। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग थी, पर अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं। वहाँ पे दृष्टि है, वो भी काफ़ी अच्छी कोचिंग है। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी सारे आ गए हैं, वहाँ से भी आप अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे किसी कारणवश तो आप यहाँ पे रह के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद वहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होता है, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी प्रोग्राम, जो कि SC ST माइनॉरिटीज और वुमेन के लिए होता है। उसकी एक इंट्रेंस एग्जाम होती है। मैंने वो इंट्रेंस एग्जाम पास की थी और उसके बाद मुझे वहाँ पे फ्री एकोमोडेशन मिला, मतलब मेरा वहाँ पे रहने के लिए फ्री में हॉस्टल, लाइब्रेरी, सारी सुविधाएं फ्री में मिली। सिर्फ मुझे मेस के चार्जेस देने होते थे। तो गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। बस ये है कि आपको उन सब चीज़ों के लिए सर्च करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी के लिए मैं बताना चाहूँगी, ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, तो और उसमें थोड़ा बायो भी होता है और सोशियोलॉजी दोनों का मिक्स है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने शुरुआत में उसी की प्रिपरेशन की। आप लोग और भी ऑप्शन ले सकते हैं, पर ऑप्शनल के लिए मैं कहूँगी कि आपका उस सब्जेक्ट में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप जितने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतने ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम 3 इसमें होती है। फर्स्ट पड़ाव होता है प्रीलिम्स, सेकेंड स्टेज है मेन और फिर फाइनल है इंटरव्यू। जो फर्स्ट स्टेज है वो थोड़ा डाइसी होता है, उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत तो होती है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा पेपर आता है। मेन्स इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा जितना प्रीलिम्स होता है। तो मेरा भी प्रीलिम्स में मेरी शायद स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी। मैंने PYQs जो रहते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस उसको ध्यान में नहीं रखा था स्टार्टिंग में, और मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रही थी। और मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स होते हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, तो आपको लगता है कि आप सब पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सिलेबस है उस पर स्टिक कीजिए, बेसिक बुक्स कुछ ही पढ़िए, पर बार बार रिविजन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मेरी जो प्रिपरेशन की इनिशियल स्टेज थी उसमें ये लैकिंग था, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और मैं इनिशियल स्टेज ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई। तो उसके बाद जो मेंस वगैरह आता है उसमें भी मैं ये कहूँगी कि टेस्ट सीरीज लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग आकलन कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पे हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब कीजिए और सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए ताकि आप हटे ना, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। आपको लगेगा कि ये भी पूछ सकते वो भी पूछ सकते, पर आप रिवाइजल्स वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। कि चीज़ें थोड़ी स्ट्रेटेजी नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, आंसर राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। इंटरव्यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में वो देखेंगे कि आप ब्यूरोक्रेट बनने लायक हैं। तो जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उसी दिन से आपकी ब्यूरोक्रेट में जाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाए। तो तभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको कैसे बात करना है, क्या क्या सोचना है, आप में कंपैशन, सिंपैथी, ऑनेस्टी, ये सारे क्वालिटीज है आपमें। ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में हेल्प करेंगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर पर्सनालिटी टेस्ट में इवैल्यूएशन होगा और फिर मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपकी जर्नी में आप अपने सिलेबस को, अपने एम को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये भी हुआ था कि मैं काफ़ी सारी एग्जाम्स भी साथ साथ में दे रही थी, जैसे एसएससी है, एमपीपीएससी है। तो मैं क्या करती थी कि मैं बैंकिंग की एग्जाम्स का भी पढ़ रही हूँ, एमपीपीएससी का भी पढ़ रही हूँ, एसएससी का भी पढ़ रही हूँ। तो उस कारण ये हो रहा था कि मेरी जो फोकस स्टडी होनी चाहिए यूपीएससी वो नहीं हो पाई। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो भी बना रहे हैं कम से कम 2-3 साल उस एक पर 100% दीजिए अपना। और ये भी कहूँगी कि यूपीएससी बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये नहीं कि आपने प्रिपरेशन कर दी तो आप 100% श्योर है कि हो ही जाएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं बाहर, लाखों में बच्चे जो तैयारी करते हैं। तो आपको अपना एक प्लान भी रखना होगा, जो अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो फिर आप अपना प्लान भी करें। तो मैं चाहूँगी कि कम से कम आप 2-3 अटैम्प्ट अपने इतने अच्छे से दीजिए, अपना 100% दीजिए। फिर आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा तो आप दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर कीजिए। जैसे मैं भी कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कर रही थी, इससे क्या होगा जो पेरेंट्स पे जो बर्डन रहता है, फाइनेंशियल बर्डन, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, और आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, चलो हम कुछ तो कर रहे हैं, खाली नहीं बैठते हैं। तो वो भी है, पर आपको 2-3 अटैम्प्ट तो 100% देना ही होगा, उसके बिना ये एग्ज़ाम नहीं निकली। और यही नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में वर्ग 1 की जो एग्ज़ाम होती है, टीचर वगैरह बनने की, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम है, या फिर एमपीएससी, जो भी एग्ज़ाम है, आपको अपना 100% देना होगा तभी निकलेगी। नहीं तो आप सोचेंगे आधा पढ़ के निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान जरूर है बाहर जो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, जो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, और वो आपसे ज़्यादा डिजर्व करता है उसको। तो बस यही देखिए। मैम यूपीएससी में मीडियम कितना मैटर करता है? मीडियम कुछ भी हो, हिंदी या इंग्लिश, जो निकालने का जुनून रखता है वो निकाल कर ही रहता है। इस बार के आप रिजल्ट में भी देख लेंगे तो कम से कम 50 से 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से निकालते हैं। मीडियम के नाम पे हम ऐसा सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हमसे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे, जैसे आप कॉर्पोरेट टॉप वगैरह देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के काफ़ी लोग निकालते हैं। होता है, लोग होते हैं कि हिंदी मीडियम से नहीं हो पाएगा या ऐसा नहीं हो पाएगा, हो सकता है स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि कोचिंग के मटेरियल वगैरह है वो थोड़े कम मिल पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे।
काफ़ी सारे आइडियाज हुए हैं जो इंडिविजुअल से निकाले हैं। मीडियम कोई गाइड करके करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। Hello, ma'am. Good afternoon. As you said, you are from the alumni of NIT. So, does it get any difference from the aspirants who are coming from prominent institution of India and those who are coming from district level colleges like GSTPG? It doesn't make any difference. The exam is all about the knowledge, not about where you have come from. Rural area हो, urban area हो, एक छोटा सा गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर बहुत बड़ा प्राइवेट कॉलेज हो, ये सब हमारे दिमाग की सोच है। सिर्फ हम यही सोच के फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में मैंने भी ये सोचा था कि मैं बालाघाट से आती हूँ और वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा था। मुझे लगता था कि बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे आंसर राइटिंग कर। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप जरूर हो। और वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उसकी काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप इंटरव्यू में भी देखेंगे तो अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो IIT से आ रहे हैं या IIM से आ रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, नहीं मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी है, आप करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। वो सब चीज़ें सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। तो कभी ये सोच के रह जाते हैं कि हम यहाँ से आ रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। My second question is, what is the role of NCERT in the PSC preparation? NCERTs are very important for during the preparation because जो concept होता है, basic level concept, वो clear करने में काफी कुछ हद तक है NCERT and वो आपको बताएगा कि मतलब जो आप क्वेश्चंस भी देखेंगे, PYQs जो आप देखेंगे, वो काफी कुछ NCERT से लेकर आते हैं, तो काफी कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। मेरे ख्याल से NCERT मस्ट होनी चाहिए। आप NCERT पढ़िए और हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए और आपका जो डेली रहेगा, डेली पढ़ेगा रहेगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठ के 12 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल देंगे। आपको हर दिन 7-8 घंटे पढ़ना होगा, तभी जाके आप एग्जाम निकलेंगे। एक दिन में आप अगर 12 घंटे पढ़ेंगे फिर आप दूसरे दिन सोचेंगे अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। NCERT पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली एक न्यूज़पेपर लगा दीजिए। Thank you. Congratulations, ma'am. थैंक यू सो मच। मैम, आपने कहा कि प्लान बी होना चाहिए, तो आपने क्या प्लान बी सोचा था? प्लान भी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैंने NIT से प्रिपरेशन की, NIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मेरे पास जॉब भी थी और मैं जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करती थी, तो मैं किसी भी टाइम पर अपनी जॉब में जा सकती थी वापस। एक्चुअली बात ये है कि UPSC जैसी बड़ी कॉम्पिटिशन बहुत है, तो इसके लिए एक छोटा सा प्लान भी आपके पास होना चाहिए। और UPSC पूरी लाइफ में होती है, जो लाइफ बना लेते हैं, बस एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि आप 100% दे दिया है और इससे ज़्यादा आप नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सब चीज़ों, तो तब आपको मूव ऑन कर लेना है, क्योंकि लाइफ में हो सकता है आप किसी और चीज़ों के लिए बने हो। जैसे आपने देखा मौसम दीदी, वो भी UPSC करना चाहती थी पर वो पॉलिटिक्स में आ गई। तो जरूरी नहीं है कि आप जो करना चाहे वही हो, भगवान के साथ आगे और भी सोच के रखा हो। तो ऐसा बैकअप प्लान आपके पास प्लान भी होना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहूँगी, आप स्टार्टिंग के 2-3 साल अच्छे से दीजिए UPSC, फिर उसके बाद आप प्लान भी सोच सकते हैं। मैम, आपकी डेली रूटीन क्या थी आपकी प्रिपरेशन के दौरान? ऐसे कुछ फिक्स डेली रूटीन नहीं था। कभी कभी मैं बहुत जल्दी उठ के पढ़ती थी, कभी कभी मैं बहुत रात में पढ़ती थी। बट बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दिन का आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है इतने दिन।
स्टार्ट कीजिए और दिन के स्टार्टिंग में आप 4-5 घंटे से शुरू कर सकते हैं पढ़ना, तो उसको धीरे धीरे पढ़ाइए, धीरे धीरे 7-8 घंटे पे जाएंगे। अगर आप 8 घंटा हर दिन पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली तो मुझे लगता है आप पढ़ सकते हैं। और खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं, एक रूम में अपने आप को लॉक कर दिया और आप सोच रहे कि बस मैं दिन भर पढ़ते रहूँगी, पूरा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। अपना मेंटल हेल्थ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। डॉक्टर डॉक्टर मेरा नाम दुष्यंत प्रसाद है, एमएससी फाइनल ईयर का मैं कांग्रेचुलेसन है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप पहले से ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो मैं शायद ही आपने फेलियर नहीं देखा होगा, तो मतलब गिफ्ट अटेंड नहीं निकलने के बाद आप स्वयं को मोटिवेट कैसे करती हैं? बच्चा लोग मोटिवेट क्यों चाहता है ना, एक बार खेलने के बाद 2 बार खेलने के बाद फिर भी आपने सिर्फ अटेंड नहीं कंटिन्यू किया, तो हमको ये जानना था आप मोटिवेट कैसे रखेंगे? ये बात तो सही है कि स्टार्टिंग में मैं स्कूल में टॉप कर रही थी तो मुझे लगता था कि ठीक है चीज़ें हो जाएगी, इतना कुछ स्ट्रगल नहीं होगा। बट फिर यूपीएससी में मैंने किया तो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली फेल होते गई, मुझे ऐसा लगा शायद ये मुझसे नहीं होगा। पर इन सब चीज़ों में अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, भाई बहनों से बात करते रहें तो वो आपको कॉन्स्टेंट मोटिवेट करते रहेंगे कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पुरानी जर्नी है, वो आपको याद दिलाएंगे। आपसे ज़्यादा बेहतर वो आपकी क्वालिटीज़ को समझते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी कितनी काबिलियत है कि आप आसमान भी छू सकते हैं, तो वो हमेशा रिमाइंड करवाते रहेंगे। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालिए, कुछ साथ में कुछ अपनी हॉबीज़ वगैरह करनी चाहिए कि आप साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे मैं कभी कभी कैरम भी खेल लेती थी या फिर कुछ पेंटिंग कर दिया, तो ऐसे कुछ ना कुछ हॉबीज़ भी रखिए साथ में, ताकि वो जो आपका मेडिटेशन वाला जो फोकस वाला रहेगा वो रहेगा, आपको डिप्रेशन का होगा। आप अपने सीनियर से बात कीजिए, जो सिलेक्ट हो गया उनसे बात कीजिए, जो सिलेक्ट नहीं हो पाया है उससे तो बात कीजिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि इस जर्नी में जब आपको फेलियर मिलता है तो आपको उससे कैसे कोप अप करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप बस लगे रहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस लगे रहिए तो हो जाएगा। मेरा नाम सरन सोलंकी है, बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मैंने देखा हूँ बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे और अदर जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, सिलेबस बदलते रहता है उसका जी, अदर जोड़ता है उसमें क्या रहता है कि से हम कैसे समझ सकते हैं, उसे नोट्स कैसे बना सकते हैं, और ये ऐसी जर्नी है यूपीएससी की, इसमें गाइड करने वाला भी चाहिए कि ऐसे से ऐसा हो सकता है, ये तो प्री मेन उसके बाद इंटरव्यू, वो एक साथ ही प्रिपरेशन हो जाए तो अभी से ही इंटरव्यू का तो समय कम होता है। लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो अभी से नहीं हो पाएगी, वो हाँ मैं बता दूँ, तो रिलीज का मीन्स कि आप जैसे जैसे प्रिपरेशन करेंगे वैसे ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। मेन है कि जो आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैंने सुना है यहाँ की जो कलेक्टर सर है उनका ऑनलाइन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, क्लासेस लेते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेके डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। तो आप वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे रह के नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे लोग घर में रह के पढ़ के भी प्रिपरेशन करके भी निकालते हैं, तब वो सब चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। मैं भी नहीं लूँगी और मैं आपको आपके साथ जरूर शेयर करूँगी अगर मुझे कोई मिलता है वैसे। सिलेबस बेसिक तो आपको आप किसी भी टॉपर स्टेज में जाके देख लेंगे, कोई भी एक टॉपर का देखिए, क्योंकि आपको सब सिमिलर चीज़ें प्रिफर करते हैं और उससे ही नोट्स वगैरह बनाते हैं। कोई भी एक टॉपर को उठाएंगे, उनकी बुक लिस्ट देखिए कि उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, न्यूज़पेपर पढ़िए, और सबसे मेन है सिलेबस और टीवाई।
उसको अपने साथ में रखें। जैसे आप सब्जेक्ट, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के अंदर पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल सोसाइटी, काफ़ी सारे वैसे क्वेश्चन हैं। तो हम उसके हिसाब से अपने नोट्स बना लीजिए। आप अभी पीवाईक्यू को अपने साथ में रखिए, वो टॉपिक पढ़िए और पीवाईक्यू से लेकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर जैसे जैसे न्यूज़पेपर में नया आना है तो उससे भी उठाइए और अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। स्टार्टिंग में मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर के हर कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी कोचिंग अकेडमी है, जैसे इंडस्ट्री है, वो शायद अपने मंथली मैगजीन वगैरह भी देती है, अगर हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है तो रीजन है, शून्य आर्यन है, उनकी मंथली मैगजीन आती है, तो उसको रिफर कर सकते हैं। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स वगैरह मिल रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो बस वही न्यूज़पेपर से उठा के अपने नोट्स में लिख लीजिए। आपको नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। रिवीज करने के लिए बार बार रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। तो आप अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए उसको। और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे प्रीलिम्स की हो, वो चाहे मेंस की हो, या फिर इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो उन सब की। और दिल्ली में काफ़ी सारी ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे फाउंडेशन भी है, वो भी जैसे काफ़ी और फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करके देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जाकर सर्च करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। दिल्ली में अगर आपको रहने का देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे बिल्कुल देंगी। इंदौर में भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पहले बना लीजिए कि कैसे करना है और फिर करना है। यूपीएससी ऐसी जाती है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें पूरा 100 से 100% देना पड़ेगा। और उसमें कोई एग्जाम दूसरी दे सकते हैं, जैसे कि हमको टाइम लगता है एसएससी ऐसे, तो यूपीएससी के अलावा और कुछ दे सकते जिससे हमको पता चले कि एग्जाम ऐसी होती है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी का टोटली डिफरेंट सिलेबस है। आप स्टेट की एग्जाम्स दे सकते हैं, उनका थोड़ा सिमिलर होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में बाकी एग्जाम्स दी थी, बट उससे ये होता है कि जो आपका फोकस रहता है वो डिवाइडेड हो जाता है, कि आप उस साइड उस एग्जाम से फोकस करें, यूपीएससी फोकस करें। यूपीएससी में एटलीस्ट 1 साल की मेहनत आपको लगेगी और 1 साल की जो साइकिल रहती है प्रोसेस करती है वो भी लगेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप 2-3 अपने 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम 100% देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए। फिर आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा कुछ रह जा रहा है, कुछ रह जा रहा है, तब आप प्लान बी की तरफ जाइए। पर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक के आपको अच्छे से फुल फोकस होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। मैम 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, मैम ग्रेजुएशन का सिलेबस भी इतना मार्क्स है, यूपीएससी का सिलेबस भी इतना मार्क्स है, हम दोनों में बैलेंस कैसे बनाते हैं? और मैम सेकंड क्वेश्चन है कि लीडरशिप मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, मैम इसलिए तो हम कैसे डेवलप करें? आप क्या कर रही है? मैं पीएचडी कर रही हूँ। कौन से सब्जेक्ट से? मैथ से कर रही हूँ, मैथ मेजर सब्जेक्ट। तो आप ऑप्शनल के मैथ्स लेना चाहेंगे, तो आप अभी सिर्फ मैथ्स जो ऑप्शनल है आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमको क्रेडिट भी ज़्यादा लेना है, तो मैं दोनों चीज़ बैलेंस एक चीज ऑनेस्टली मैं बोलूँगी, परसेंटेज एक टाइम के बाद लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। आपकी एवरेज या मोर देन एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, बट आप बाकी की जो आपका फ्यूचर है, जो करियर है, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉलेज में मेरे भी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज 75% ही थे कॉलेज में। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको करियर पे ज़्यादा फोकस करना है या ग्रेड पे फोकस करना है, उस पर थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे बाहर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए कॉलेज जाते हैं, उन लोगों ने फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बाहर बहुत ज़्यादा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि कॉलेज की पढ़ाई को बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, एवरेज से मोर देन एवरेज या एवरेज परसेंटेज तो आपको बनाना ही चाहिए,
थोड़ा आपको बैलेंस करना होगा अपनी पढ़ाई में। और पहली बात लीडरशिप क्वालिटीज़ की, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही ज़्यादा होती है, जैसे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो आपने जाके पार्टिसिपेट किया, आपने बोला कि मैं ये संभालूंगी, मैं ये काम, मतलब आपको ये है कि आप काम ले और काम को पूरा करें, तो उससे ही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ में इतना कुछ नहीं है, अगर थोड़ी कम भी है तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी लवाजका में, तो उससे हो जाएगा। पर आप कर सकती हैं, यहाँ पे फंक्शन तो होते ही, क्योंकि जैसे कि फंक्शन हुआ है तो इस फंक्शन में छोटे छोटे काम उसके लिए आपने लीडरशिप ली है, क्या करें, तो इस तरह सब लीडरशिप क्वालिटीज करना। थैंक यू। जय मैम, आपको यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा में चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें ये जानना है कि किस एज से, किस उम्र से सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? क्या कोई एज बॉन्ड है तैयारी करने के लिए या नहीं? किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती। हमको आजकल बच्चे 18 साल के होते कभी से स्टार्ट कर देते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो इसमें कोई एज नहीं है। आप 35 की उम्र में भी, अगर आप कैटेगरी से हैं, अगर आपका अलाव है तो आप 35 की एज में भी दे सकते हैं। इसकी कोई एज नहीं है कि आपका प्रिपरेशन करें, बस जब भी आप प्रिपरेशन करें आप अपना 100%। क्यों है? तो हम मतलब एनसीईआरटी का मतलब जो बुक रीडिंग होती है और बुक नहीं होती है उसको कैसे कर सकते हैं? पहली बार तो मैं कहूँगी कि सिर्फ बुक ही पढ़िए, पहली बार नोट्स वगैरह मत बनाइए। फिर सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप सिलेबस देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, और उसमें से आपको लग रहा है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो फिर आप नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट मैं किसी भी बुक के लिए कहूँगी कि फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स बनाने स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप ऑलमोस्ट जो बुक है उसको पूरी कॉपी पेस्ट करेंगे। आप फर्स्ट रीडिंग ऐसे कीजिए, पीवाईक्यूज देखिए, और फिर उसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बनाते हैं। क्यों है? हेलो, ये वाला जो जादू है ना, जो आपके स्कोर्स राइज अप भी कर सकता है और डाउनग्रेड भी कर सकता है ना? रात को 12 बजे तक हम फोन चलाएंगे और सुबह 7 बजे पेपर देने आएंगे तो आपको आपका स्कोर कार्ड सुबह दिख जाए, सुबह ही दिख जाएगा, राइट? तो आई विश कि पल्लवी ने जो भी कहा है, उनके पेरेंट्स ने जो भी कहा है, हमारे प्रोफेसर्स और हमारे जो भी यहाँ पे अतिथिगण उपस्थित थे, उन्होंने जो भी आपको मार्गदर्शन के लिए कहा, आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, डिसिप्लिन होंगे, ईमानदार होंगे। ईमानदारी अपने लिए है ना, पहले जो इंसान अपने लिए ईमानदार नहीं हो पाता वो किसी और के लिए फिर क्या ही उम्मीद करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर गोविंद सिरसाटे सर को, जिन्होंने इतने उत्साह के साथ
जिन्होंने इतने समर्पण के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने का संकल्प रखा। और मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है या कोई भी बच्चा हमारा किसी अच्छे एग्जाम्स में सेलेक्ट होता है तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। तो इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने की उनकी प्रेरणा से आज हम इस सम्मान समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि सर आप अपने आशीष वचनों से हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। हमारी स्टूडेंट की रही है एक अलग चमक होती है, तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है। और तो 10 लाख बच्चों में अगर कोई बच्चा सेलेक्ट और 1000 बच्चों में हमारी दिल की 25 बच्चा का तो हमारे बड़े गौरव की बात है। तो ये है। सबसे पहले मैं आपको उनका मैं स्वागत करूँगा और मैंने जो थे कि उनको एक मोमेंट और खुलकर समझा है तो पहले मैं वो दे दूँ। इतनी बड़ी उपलब्धि है, आप जानते हैं कि यूपीएससी की इतनी बड़ी कठिन परीक्षाओं में से और लाखों बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर साहब 2-3 स्पीच कर चुके हैं हमारे बच्चों के साथ में, वो भी अपने अनुभव शेयर कर चुके हैं कि कैसे कैसे उन्होंने जर्नी प्रारंभ की। और इस तरह से जो पल्लवी ने उपलब्धि हासिल की है वो हमारे 4-5 जिले मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ का कोई बच्चा इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया और इस बच्चे ने उपलब्धि हासिल की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। और इन्हीं सब प्रेरणाओं से मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश हमारी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस वर्ष यूपीएससी में चयनित बच्चे जो है वो 53 की संख्या जो है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो सारे 53 बच्चे जब हर गांव और हर शहर से निकल करके सफल होते हैं और वो अपने गांव में सम्मान के माध्यम से कह कुछ बच्चों को देते हैं तो वो 53 फिर 63 हो सकते हैं, 63 फिर 73 हो सकते हैं। ऐसे हमारे पिछले 2-3 साल के आंकड़े हमें बता रहे हैं। और इस पूरी उपलब्धि के पीछे जो उनकी मम्मी, पापा और नाना जी जो यहाँ पर बैठे हैं उनका भी बहुत सम्मान करते हैं कि जिस तरह की जर्नी में ये उनका परिवार उनके साथ होता है। जितनी उपलब्धि का श्रेय उनके बच्चों को जाता है उतनी उपलब्धि का श्रेय उनके माता और उनके परिजनों को भी जाता है। उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और जब इस इंस्टीट्यूशन में कोई इस तरह के उपलब्धि हासिल करने वाला बच्चा आता है, जैसा कि ये चौथी स्टूडेंट है, चौथी बच्ची है, इसके पहले 3 बच्चे अपने यहाँ आ चुके हैं जिनका सम्मान स्वागत किया है, तो हमारे को लगता है कि कोई कमी ना हो। बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उनको क्या किया जाए, कैसा मोमेंट को दिया जाए, कैसा गुलदस्ता होना चाहिए, ये सब हम छोटा-छोटा प्लान करते हैं। और आज हम ये सब उनको समर्पित करते हैं अपने महाविद्यालय सरकार की ओर से। और जो बच्चे मोटिवेट भी हैं, जो बच्चे मैं समझता हूँ कि जितने बच्चे अभी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जो लोग नहीं भी पूछे उनके मन में भी अगर थोड़ा सा भी थोड़ी जगह हो, भाव जगह हो कि हमें यूपीएससी की परीक्षा में बैठना है तो जरूर बैठें। और पूरे प्रदेश में जो संख्या बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि बालाघाट जिले में भी ये संख्या बनी रहे और बढ़ती रहे, ये मैं अपेक्षा करूँगा हमारे बच्चों से। और इस कॉलेज में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और इन 10,000 बच्चों में मैं बताऊँ पल्लवी कि यहाँ पर बीएससी में लगभग 100 बच्चे हर साल से और अनेक विषय जो है वो बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है और भी तमाम जो कॉम्पिटिशन है उसमें सब बहुत पढ़ने का मामला डाला है और बड़ी प्रतिस्पर्धा का माहौल है। तो आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम में ये पल्लवी उपस्थित हुए, आप लोगों को जो बताया है उसको आप लोग उससे लाभान्वित होंगे और
एक बहुत 2 घंटे का हमने कार्यक्रम आयोजित किया तो 2 घंटे में समाप्त हो रहा है और उसमें हमारे कुछ बड़े राजनीतिक लोग भी हमारे यहाँ पर सम्मान करना चाह रहे थे, वो भी आ गए और बहुत बड़े लोग हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मौसम देवी जो हमारी जनभागीदारी के अध्यक्ष हैं और सभी लोग एक छोटी सी बातचीत में वो उपस्थित हो और सबने मंत्री का स्वागत सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी आयोजन की जिसमें योगेश विजयवाल, प्रतिमा बिसेन और दुर्गेश और ये सब बनाने में आयोजन में हमारी सहायता की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप जो बच्चे बैठे हैं उनमें से बहुत सारे सिलेक्शंस हम मध्य प्रदेश को दे सकें हमारे बालाघाट जिले से, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे महाविद्यालय की विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर प्रतिमा बिसेन मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद आदरणीय मन। यह कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय के लिए एक गौरव का क्षण है जब हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सम्मुख हमारे जिले की गौरव पल्लवी विजयवंशी दीदी सबके साथ में है और उन्होंने न केवल हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया बल्कि उन्होंने सहर्ष अपने सपरिवार यहाँ उपस्थित हुए, इतना समय दिया और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार है पूरा कॉलेज प्रशासन आपसे करता है। साथ ही मैं मंच पे उपस्थित हमारे गोविंद सुरागपुरी जी और उनकी टीम, साथ ही जो महानुभावगण हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे, अपना अमूल्य क्षण इस कार्यक्रम को उन्होंने प्रदान किया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, पल्लवी दीदी का सम्मान किया, उनका उत्साहवर्धन किया, हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए भी महाविद्यालय प्रशासन सभी का आभार प्रदर्शन करता है। विवेकानंद करियर गाइडेंस की ओर से मैं आप सभी का आभार प्रदर्शन करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित उन सारे विद्यार्थियों का हृदय से आभार करती हूँ कि वे यहाँ न केवल उपस्थित हुए बल्कि उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं, अपने जो प्रश्न हैं उनको भी पल्लवी दीदी से सॉल्व करवाने का प्रयत्न किया। अपने कैरियर को कैसे बनाना है, कैसे आपको अगला गौरव बनना है इस जिले का, इस राज्य का और इस महाविद्यालय का, इस पद पर आप अग्रसर हो रहे हैं, उन आप सभी का मैं आभार करती हूँ। मैं आभार करती हूँ हमारे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक साथियों का, मानजा सिंह खातुलकर सर, हमारे प्रिंसिपल सर और उपस्थित यहाँ सभी हमारे प्राध्यापक बंधु जो इस महाविद्यालय की गरिमा बने, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं समस्त स्टाफ अध्यापकगण सभी से निवेदन करती हूँ कि इसके बाद स्टाफ रूम में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है तो आप वहाँ पहुँचे। और थैंक यू बच्चों, आप भी भूखे होंगे तो आप जाकर अपना दो आभार रह गए, क्षमा चाहूंगी। यहाँ मीडिया मीडिया के बंधुजन भी आए थे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करूंगी कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सबसे ज्यादा आभार है मेरी रानू बहन का जिसने इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया। रानू बहुत मैं सभी मीडिया कर्मियों और उपस्थित गणों से आग्रह करूंगी कि अल्पाहार के लिए स्टाफ को उपस्थित